ऑटोनॉमी, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, कई बार अच्छे लेखों में पढ़ने मिलता है। राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मेरे पूरे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी के दो मीन्स है, मतलब मेरे शरीर की जो निजता है वो मेरी सामाजिक निजता से जोड़ के देखे जाने वाला विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो तस्वीरें हैं, मेरी जो वेशभूषाएं हैं, उनका दुरुपयोग ना हो, उनकी डेटा प्राइवेसी मेंटेन तो है, एक तो ये मीडियम है। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट, मुझे सबसे पहले अगर किसी चीज पर नियंत्रण चाहिए तो मुझे सबसे पहले अपने शरीर पर एक पूर्ण अधिकार चाहिए। और शरीर पर पूर्ण अधिकार का मतलब है राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। मैं किस प्रकार की वेशभूषा धारण करता हूं, किस प्रकार के टैटूज वगैरह मैं अपने शरीर पर बनवाता हूं, किस प्रकार से मैं अपने शरीर की संपूर्ण स्वतंत्रता को निर्धारित करता हूं, ये केवल मेरा विषय है, ये परिवार का भी नहीं है, ये समाज का भी नहीं है, ये राष्ट्र का भी नहीं है। ऐसा माना जाता है राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी पर। तो मेरे शरीर की निजता वो मेरे पूरे जीवन की गोपनीयता से संबंधित एक विषय है। तो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी में एक विषय भर के सामने आता है सेक्सुअल फ्रीडम का, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का। डेफिनेटली स्टूडेंट, इंद्रियों के सुख में बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि अगर आपके संपूर्ण शरीर पर आपका अधिकार नहीं हो, किसी और व्यक्ति का अधिकार हो, तो आप एक तरीके से आधुनिक तात्पर्य से जुड़े हुए हैं। और संपूर्ण शरीर पर अगर आपका अधिकार है तो प्राइवेसी का मूलभूत अधिकार, प्राइवेसी का मौलिक अधिकार यही सुनिश्चित करता है कि इस बॉडीली ऑटोनॉमी के अंतर्गत आपका जो भी लैंगिक रुझान, क्योंकि लैंगिक रुझान आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, लैंगिक रुझान आपकी इंद्रियों के सुख से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि जो आपकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आप प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, तो लैंगिक रुझान किसी व्यक्ति विशेष का, मेरा जो भी लैंगिक रुझान हो या किसी भी व्यक्ति का जो भी लैंगिक रुझान हो, वह सब आपके प्राइवेसी के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग अगर उसे जाहिर करना चाहते हैं तो जाहिर करें, वो अगर लोगों के बीच में खुले रूप में उसकी प्रस्तुति कर, दैहिक स्वतंत्रता उसी के दायरे में आता है। और उसी दैहिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है लैंगिक रुझान का विषय। अब लैंगिक रुझान या तो एसेक्सुअल हो सकता है, ये मत लिखिएगा, सॉलिडिटेबल, लैंगिक रुझान इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिख लीजिएगा। तो या तो वो एसेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल का मतलब है ना ही स्त्री में किसी व्यक्ति को एक इंटरेस्ट है और ना ही एक पुरुष में है। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब जो लैंगिक रुझान है, जो एक शारीरिक आकर्षण है, वो ना स्त्री की तरफ है ना पुरुष की तरफ है, वो है एसेक्सुअल। दूसरी तरफ आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है स्टूडेंट स्त्री पुरुष दोनों की तरफ है एक शारीरिक आकर्षण। तीसरी तरफ हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल का मतलब स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। और अंत में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल, समलैंगिक रुझान, होमोसेक्सुअल। अब आप ही बताएं कि 20वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक ये जो लैंगिक रुझान है, इस लैंगिक रुझान को ही साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक और जैविक रूप से उपयुक्त पाया जाता है। और बाकी सारे लैंगिक रुझान को एक तरीके की मानसिक विकारिता या एक मनोविकार माना जाता रहा है। अगर कोई व्यक्ति एसेक्सुअल है, अगर कोई व्यक्ति बाइसेक्सुअल है, अगर कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को यह माना जाता रहा कि यह व्यक्ति किसी मनोविकार से ग्रसित है, समाज में रहने के लायक नहीं है। इसके समाज में रहने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके दिमाग में एक विकार चल रहा है, यह विकार समाज से निकल जाएगा। यही विचार होते थे। मेडिकल साइंस ने प्रूव करने की कोशिश की है कि व्यक्ति विशेष का जो लैंगिक रुझान है वो उसका एक हार्मोनल चेंज है। वो बाय बर्थ हो सकता है और बाय वो अपब्रिंगिंग के माध्यम से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम और आप ये मान के चलते थे कि स्त्री और पुरुष के बीच नहीं जो संबंध है या स्त्री और पुरुष के बीच नहीं जो शारीरिक संबंध है, केवल मेडिकल साइंस उसी की इजाजत देता है। और वही इजाजत धर्म में दृष्टिकोण और यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण कह रहा है कि समाज में की जानी चाहिए। और उन्हीं मान्यताओं की श्रेणी में अब विषय सामने आ रहा है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में गोपनीयता का अधिकार है देखा जाता है, तो क्या उन्हें सेम सेक्स मैरिजेस के लिए अलाउड किया जाना चाहिए? जब 17 में चालू हुई स्टूडेंट 2017 में उच्चतम जजमेंट ने राइट टू प्राइवेसी पर स्टूडेंट, ये जो राइट टू प्राइवेसी है, इसमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को एस्टैब्लिश किया है। हम जो भी लैंगिक विकल्प चलना चाहते हैं उसके अधिकार को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। और प्राइवेसी के दायरे में नए नए चैप्टर ऐड किए हैं, जैसे कि डाटा प्राइवेसी को आगे बढ़ाया है, सेक्सुअल चॉइसेस की प्राइवेसी को आगे बढ़ाया है, बॉडीली ऑटोनॉमी को आगे बढ़ाया है, और सूचनाओं की जो प्राइवेसी है, डाटा प्राइवेसी, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक अधिकार का जो दायरा होता है, जो अधिकारों का दायरा है भारतीय संविधान में, उसको विस्तार प्रदान किया है। और क्योंकि अधिकारों का दायरे को विस्तार प्रदान किया है, इसलिए अब हमें डिबेट करने की आवश्यकता है कि क्या समलैंगिकों को भारत में समय आ चुका है कि समलैंगिकों को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नई सम्मानजनक दृष्टि से उनके अधिकारों को प्रस्तुत किया जाए और साथ ही साथ हमें सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के डायमेंशंस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? शुरुआत क्या करेंगे? अधिकार आधारित दृष्टिकोण, संवैधानिक नैतिकता, लैंगिक रुझानों का अधिकार, ये सब एकत्रित कर आप सेम सेक्स मैरिजेस के विषय पर अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। अब कुछ तथ्यों से बात करते हैं, एक हेडलाइन दे देते हैं। 1974 इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्योंकि पूरी दुनिया में उस समय पूरी दुनिया में एक फेमिनिस्ट आंदोलन चल रहा था, नारीवादिता का, नारी अधिकार का एक आंदोलन चल रहा था। और साथ ही साथ स्टूडेंट वो जो आंदोलन था 1970 के दशक में यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के बाकी देशों में, उस आंदोलन ने एक नए तत्व को जन्म दिया। और वो जो नया तत्व था वो ये था कि नारियों के अधिकार के साथ साथ समाज में जितने उत्पीड़ित वर्ग है उनको नए सिरे से अधिकार प्रस्तुत किए जाए, उनको नए सिरे से अधिकारों के दायरे में लाने का प्रयास किया जाए। और इसी के चलते स्टूडेंट होमोसेक्सुअलिटी को 1974 में होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को एक मानसिक बीमारी ना माना जाए,
एक मानसिक विकार ना माना जाए, इसका प्रयास किया जाए। इसके तत्व सामने आए कि भाई अब हम इसको एक मानसिक बीमारी नहीं मानेंगे, ये कोई मानसिक विकार नहीं है। अगर हम ग्रंथों में इसकी चर्चा होती है स्टूडेंट, यहाँ तक कि कई प्रकार के जो रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट के साथ दिक्कत यह है कि जितने अब्राहमिक धर्म है वो सब स्टूडेंट सेम सेक्स मैरिजेस को, होमोसेक्सुअलिटी को एक बहुत जघन्य अपराध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो कट्टर क्रिश्चियनिटी हो, कट्टर यहूदियों के जो रिलीजन से जुड़ाइयों से जुड़े हुए जो तत्व है वो हो, और इस्लाम हो, वो सब समलैंगिकता को एक अपराध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और स्टूडेंट दिक्कत यह है कि क्रिश्चियनिटी के इसी नियम के अंतर्गत एक विक्टोरियन मोरालिटी तैयार हो गई, एक विक्टोरियन मोरालिटी तैयार हो गई। आई होप आप इस चैप्टर को पहली बार नहीं समझ रहे होंगे, या आपने टेक्स्ट में बहुत बार टर्म सुना होगा विक्टोरियन मोरालिटी। विक्टोरियन मोरालिटी मतलब अंग्रेजों के बनाए हुए नैतिक कानून। तो अंग्रेजों के बनाए हुए जो नैतिक कानून है स्टूडेंट, ये विक्टोरियन मोरालिटी, इसको समय समय पर कई सारे जो दक्षिणार्थी हैं वो चुनौती देते रहे। 1970 के दशक आते आते तक स्टूडेंट इस विक्टोरियन मोरालिटी को चुनौती दी जाने लगी, जो कि ये कहता था कि समलैंगिकता एक जघन्य अपराध है, यह एक मनोविकार है और इसका मानसिक उपचार होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति इस विषय को आगे बढ़ाता है तो। और ये जो धर्म है स्टूडेंट, धर्म के जो ये होमोसेक्सुअलिटी को एक अपराध मानकर चलती थी, इसको चुनौती दी गई। 70 के दशक जो आंदोलनों का दशक कहा जाता है स्टूडेंट, 70 का जो दशक था वो आंदोलनों का दशक है। इसी दौरान अगर आप थोड़ा बहुत भी पिक्चरों में, मूवीज और किताबों में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि 70 के दशक की जो मूवीज बनती थी, जो गाने बनते थे, वो बेसिकली हिप्पी जनरेशन थी स्टूडेंट। उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हुए। एक हिप्पी जनरेशन थी जिसने समाज के जितने मूल भाव थे सबको ताक कर दिया था। वो भारत में भी देखने मिला है। आपने अगर 70 के दशक की जो देवानंद की पिक्चर है हरे राम हरे कृष्ण, या फिर भारत में भी जो गाने बने स्टूडेंट 70 के दशक में, उनमें इसका मूल प्रभाव देखने मिलता था। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा देखने मिलता था। तो एक रिवोल्यूशनरी, एक स्पिरिटिक मिली और विक्टोरियन मोरालिटी को क्वेश्चन मार्क करना चालू किया। यह जो विक्टोरियन मोरालिटी थी स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन मार्क करने का परिणाम यह हुआ कि 1994 में साउथ अफ्रीका दुनिया का पहला देश था स्टूडेंट। साउथ अफ्रीका जो कि एक नस्लवादी आंदोलनों में घिरा हुआ एक राष्ट्र था, अपार्थाइड का पूरा मूवमेंट चल रहा था वहां पर, उससे वो बाहर निकले और 1994 में स्टूडेंट होमोसेक्सुअलिटी को सरकारी मान्यता प्रदान की गई। 1994 में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जिसने होमोसेक्सुअल्स लोगों को एक मान्यता प्रदान की। मान्यता किस चीज की? मान्यता इस चीज की कि समाज में ये लोग हैं, इनको एक्सेप्ट करें, ये कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हुए लोग नहीं है, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, एक आम सोच को बदलना पड़ेगा। तो 1994 में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड की पहली कंट्री थी स्टूडेंट जिसने होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज किस रूप में? रिकॉग्नाइज किस रूप में? ये समाज का यथार्थ है, ये वास्तविकता है, ये कोई छुपा हुआ विषय नहीं है, ये कोई मनोविकारता नहीं है, यह समाज का यथार्थ है, एक नैसर्गिक गुण है और इस नैसर्गिक गुण को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका ने होमोसेक्सुअल्स लोगों को अधिकारों के दायरे में लाने का प्रयास किया। 1994 में अधिकारों के दायरे में लाने का प्रयास किया। साथ ही साथ स्टूडेंट इसी का परिणाम था कि यह जो साउथ अफ्रीका के दौरान लिया गया स्टेप है, इसी का एक सुखद परिणाम था कि 1996 में अमेरिका में होमोसेक्सुअल्स के ऊपर कोई अपराध पंजीकृत नहीं होगा, कोई अपराध पंजीकृत नहीं होगा, यह निर्धारित किया गया। वहां की जो सर्वोच्च न्यायालय थी उन्होंने निर्धारित किया कि होमोसेक्सुअल्स के ऊपर कोई अपराध पंजीकृत नहीं होगा और साथ ही साथ होमोसेक्सुअल्स के ऊपर जो तमाम प्रकार के अत्याचार होते हैं, हिंसाएं होती है, उनसे दूर रखने का प्रयास करेगा अलग अलग राज्य सरकारें और वहां का स्टेट। तो 1996 में होमोसेक्सुअल्स की चर्चा होनी चालू हुई कि ये समाज में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर कम्युनिटी, ये तमाम प्रकार की जो कम्युनिटी है, ये हमारे सोसाइटी की रियलिटी है, इन्हें एक्सेप्ट करना चालू करें। तो 1996 से अब ये जो डिबेट थी अब ये 2023 तक आ चुकी है और इसमें क्या चेंज आया है? पहला चेंज आया है कि होमोसेक्सुअल्स होते हैं, इन्हें स्वीकार करें, होमोसेक्सुअल समाज का हिस्सा है, इन्हें भी स्वीकार करें, यह कोई डिसीज नहीं है, इन्हें भी स्वीकार करें। अब प्रश्न हो रहा है कि हमने तीन चीजें तो स्वीकार कर दी कि ये समाज का यथार्थ है, मनोविकारता नहीं है, यह एक रियलिटी है जो कि हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब यही व्यक्ति और यही व्यक्तियों का समक्ष कुछ अधिकार मांग रहा है, कुछ अधिकार मांग रहा है जो कि हमारे सिविल कानूनों के विरोधाभासी है। वो जो अधिकार है वो होने चाहिए कि नहीं, इसी पर एक उन्मुख परिचर्चा का एक पूरे वैश्विक स्वरूप पर देखने मिल रहा है। तो स्टूडेंट होमोसेक्सुअल समलैंगिक जो है, समलैंगिक है और प्रकृति के नियमों के चलते अगर वो मान लेते हैं कि प्रोक्रिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संतान का सुख प्राप्त कर सके, इसके लिए वो एडॉप्शन राइट्स की मांग कर रहे हैं। जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो एडॉप्शन राइट्स की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, होमोसेक्सुअल के साथ साथ एक जो कम्युनिटी है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर को हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी समुदाय, एक जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो स्वयं निर्धारण का अधिकार मांग रहा है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार मांग रहे हैं, वे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार मांग रहे हैं, स्वयं निर्धारण के। तो ये सब महत्वपूर्ण पक्ष हैं मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टूडेंट, कि होमोसेक्सुअल्स डिमांड कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिजेस की, एडॉप्शन राइट्स की, और साथ ही साथ होमोसेक्सुअल का जो बहुत बड़ा समुदाय है स्टूडेंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, वो डिमांड कर रहा है स्वयं निर्धारण की, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की। स्वयं निर्धारण का मतलब क्या है? बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर है स्टूडेंट वो अपने आप को तृतीय लिंगी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते। ये एक मिसकंसेप्ट है स्टूडेंट हमारे बीच में कि ट्रांसजेंडर का मतलब होता है ना स्त्री ना पुरुष। ये मिसकंसेप्ट है। ट्रांसजेंडर्स में से बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर के स्टूडेंट वो अपने आप को थर्ड जेंडर कहलवाना ही नहीं चाहते। यह तो समाज की एक तरीके से समाज का दुराग्रह है जो उनको थर्ड जेंडर बोलने पर मजबूर करता है। बहुत से जो ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को केवल स्त्री या केवल पुरुष के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं बनना हमको थर्ड जेंडर, या तो हम मेल या हम फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई किए जाए, वो ज्यादा बेहतर है। इसको हम कहते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। और अगर हम संपूर्ण अधिकारों की बात कर रहे हैं तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार होना चाहिए। अर्जेंटीना दुनिया की पहली कंट्री है जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार दिया है, स्वयं निर्धारण का अधिकार दिया है। तो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर स्टूडेंट जो विषय था उसको हमने पिछले 50 सालों में यह मानना बंद किया कि वो बेकार थी। अब हम धीरे धीरे यहां से बाहर निकल
कि ट्रांसजेंडर को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो इनमें जो डिबेट्स है, क्योंकि स्टूडेंट इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि भारत में समलैंगिकों के विवाह को इजाजत दे दी जानी चाहिए, हमें इस निष्कर्ष की तरफ जाने से पहले कुछ बड़े विषयों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि भारत में अगर समलैंगिकों के विवाह को अनुमति मिलेगी तो उससे किस किस प्रकार की अड़चनें उत्पन्न होंगी, और उन अड़चनों का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक कानून बनाने का प्रयास करे। तो सबसे पहली चीज, सेम सेक्स मैरिजेस को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए। सबसे पहले जो सेम सेक्स मैरिजेस है उसके जो धार्मिक प्रश्न है उनको हैंडल किया जाए, जो थियोलॉजिकल क्वेश्चन है उनको हैंडल किया जाए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, हिंदुइज्म का भी सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर लगभग जो धार्मिक प्रस्तुति है या ईश्वर की बनाई हुई जो मानवता है उसमें स्त्री और पुरुष ही क्यों होते, केवल स्त्री और केवल पुरुष ही हो जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे आर्गुमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मेडिकल साइंस इन थियोलॉजिकल क्वेश्चन से बाहर निकल के कार्य कर रहा है, और मेडिकल साइंस से बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि यह मनोविकार नहीं है, यह केवल और केवल मनुष्य के शरीर में आए हार्मोनल चेंजेस हैं जो जन्मजात हो सकते हैं या सामाजिक पृष्ठभूमि उत्पन्न हो सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले सेम सेक्स मैरिजेस का थियोलॉजिकल क्वेश्चन जरूर सामने आए। थियोलॉजिकल क्वेश्चन का मेरा मतलब यह है कि क्या सोचता है इस्लाम इसके बारे में, क्या सोचता है हिंदुइज्म इसके बारे में, क्या सोचती है एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इसके बारे में। क्योंकि जब तक धर्म विशेष प्रश्नों का उत्तर नहीं निकाल लिया जाएगा स्टूडेंट, तब तक संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च न्यायालय कितनी भी अधिकार आधारित दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करे, समाज उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, समाज उसे एक्सेप्ट करने की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, तो एक खोखलापन रहेगा कानून में। तो इसलिए सेम सेक्स मैरिजेस का सबसे पहला मूल्यांकन समाज के दृष्टिकोण को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, धर्म विशेष मापदंडों के अनुसार करना बेहद आवश्यक है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और ये व्यक्तिगत राय मेरी नहीं, ये लगभग जितने भी विशेषज्ञ हैं उनकी ही राय रही है। हम कानून की तरफ आते हैं, पहले हम धर्मों के प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश करें। दूसरा, सेम सेक्स मैरिजेस के संवैधानिक प्रश्न, जिसका उत्तर हमारे सबके सामने है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। सेम सेक्स मैरिजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ बात है। मैंने अभी आपको एक शब्दावली का प्रयोग किया कि संवैधानिक नैतिकता जो है, जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, समाज के प्रतिमान बदलते हैं, वैसे वैसे संविधान की नैतिकता नए सिरे से प्रतिपादित होती है। मैंने अभी आपके साथ क्लियर किया है। तो संवैधानिक नैतिकता समय के अनुसार नए नए सिरे से प्रतिपादित होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। समलैंगिक जो वर्ग है उन समलैंगिकों को मुख्य धारा में आने का प्रयास किया जाना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट उन्हें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के संपूर्ण अधिकार प्रस्तुत किए जाएं। समानता का अधिकार, गैर विभेद का अधिकार, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का विभेद ना हो उनके साथ, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ ही साथ अपनी निजता, गोपनीयता और जीवन जीने का अधिकार गरिमापूर्ण तरीके से। तो अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के दायरे में स्टूडेंट सेम सेक्स मैरिजेस के संवैधानिक प्रश्नों का हल निकाला जाना चाहिए, जो कि लगभग बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 14, इस बात को मत भूलिए स्टूडेंट कि अनुच्छेद 14 दो विशेष अधिकारों को प्रस्तुत करता है। वो ना केवल समानता का अधिकार है, वो बेसिकली अनुपातिक समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 अनुपातिक समानता को प्रस्तुत करता है, और अनुच्छेद 14 स्टूडेंट इस बात को भी प्रस्तुत करता है कि किसी भी तरीके की एक पक्षी कार्यवाही आपके ऊपर न थोपी जाए। अगर एक पक्षी कार्यवाही आपके ऊपर थोपी जा रही है तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं भारत के न्यायालयों में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस भी है। अनुच्छेद 14 की संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें आपके वर्ग के उनसे जोड़ा जा रहा है, उसके बहुआयामी पक्ष नहीं सोचे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है भेदभावपूर्ण तरीके से आपको कानून के अंतर्गत बांधा जा रहा है, तो डेफिनेटली समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये जो उभयलिंगी समुदाय है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, साथ ही साथ में समलैंगिक समुदाय जो है, इनको अगर विवाह की मान्यताएं नहीं मिल रही है और बाकी समाज के लोगों को है, बाकी स्त्री पुरुषों को है, तो ये चुनौती दे सकते हैं कि हमें भी आर्टिकल 14 का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि ये मत भूलिए कि कोई भी व्यक्ति पहले स्त्री और पुरुष नहीं है, पहले कोई भी व्यक्ति मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति के कुछ न कुछ नैसर्गिक अधिकार है। उन्हीं नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया आर्टिकल 14। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें समझने जो एक स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। तो सेम सेक्स मैरिजेस का हल हम नहीं निकाल रहे हैं। मेरे उत्तर में बिल्कुल नहीं प्रस्तुत हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउड कर दिया जाए, आज ही अलाउड कर दिया जाए। ये मैं बिल्कुल श्योर कर रहा हूं। मैं ये तो कर रहा हूं कि कुछ जटिल प्रश्नों का उत्तर खोज लिया जाए, फिर हम अपनी तरफ से आगे बढ़े सेम सेक्स मैरिजेस के विषय को लेकर। तो सबसे पहले धार्मिक प्रश्नों का उत्तर खोजा जाए। क्या कहता है ऋग्वेद, क्या कहता है वाक्यांश का कामसूत्र, जो कि इसकी प्रस्तुति जो है स्टूडेंट वो देखने को मिलती है। समलैंगिक लैंगिकता को किस धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में देखा जाता रहा है, वेदों में देखा जाता है, फिर हमें कुछ प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम उत्तर हाँ या ना नहीं दे सकते कि समलैंगिकों के अधिकार के अंतर्गत उन्हें विवाह की अनुमति दे ही जाए। हमें कुछ जटिल प्रश्नों का उत्तर खोजने की आवश्यकता है। तो पहला जटिल प्रश्न है धार्मिक प्रश्न, दूसरा है संवैधानिक प्रश्न, तीसरा दोबारा लिखेंगे तीसरा स्टूडेंट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन, जो कि बेसिकली सिविल लॉ से जुड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन स्टूडेंट, जब विवाह की अनुमति मिलेगी तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी राइट्स की क्या स्थिति होगी? क्योंकि डेफिनेटली जो समलैंगिक युगल होंगे वो संपत्तियां खरीदेंगे, आगे चलकर संपत्तियों का उपभोग करेंगे, उसकी भोग विलासिता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी राइट्स किस तरीके से होंगे, प्रॉपर्टी राइट्स किस नाम पर होंगे? आज आप देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों में कंडीशन होती है कि महिलाओं के नाम पर अगर संपत्ति में क्रय विक्रय होता है या रजिस्ट्री कराई जाती है तो 1% की स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलती है। कई राज्यों में 2% की स्टाम्प ड्यूटी पर छूट है, दिल्ली में जैसे 1% की छूट मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टी राइट्स के विषय पर जब तक ये डिबेट सामने ना आ जाए, क्योंकि ये डिबेट संवैधानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सरल है।
अगर आप मुझसे पूछें कि सेम सेक्स मैरिजेस पर सबसे आसान बात क्या है, तो संवैधानिक दृष्टिकोण है। संवैधानिक दृष्टिकोण नैतिकता के नए प्रतिमान गढ़ रहा है, तो उसके चलते अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के दायरे में सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड होनी चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं है अलाउड करना, क्योंकि धार्मिक प्रश्न है और बहुत जटिल कानूनी प्रश्न है। तो उन जटिल कानूनी प्रश्नों का मूल्यांकन जरूर करना बहुत आवश्यक है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, कि उसमें अभी स्त्री और पुरुष के बीच में पारिवारिक संपत्तियों की बंटवारे को लेकर या फिर एक दंपति के जो संपत्ति अधिकार होते हैं उन सबको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नियम में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नियमों में, इनकम टैक्स के नियमों में एक मान्यता प्रदान की गई है स्टूडेंट। और यह जो विषय है प्रॉपर्टी राइट का, यह हमारे कई सारे कानूनों में अलग अलग जगह व्याख्या है। क्या हमने उसका मूल्यांकन कर लिया? अगर हमने उसका मूल्यांकन कर लिया तो लाइए कानून पर सदन, और अगर नहीं किया है तो अभी विचार करिए, मंथन करिए। एकदम सेम सेक्स मैरिजेस की तरफ पढ़ना इतना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कुछ लीगल क्वेश्चन, कुछ सिविल कानूनों का अध्ययन करने की जरूरत है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। दूसरा, कुछ मैरिज राइट्स को लेकर, कुछ वैवाहिक अधिकारों को लेकर, जैसे कि वैवाहिक अधिकारों के अंतर्गत डाइवोर्स के जो नियम है, अगर विवाह विच्छेद होता है, अगर समलैंगिकों के बीच में विवाह विच्छेद होता है तो किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? संतान के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी? अभी तो स्त्री और पुरुष में से हमको डिसाइड करना बहुत आसान है, लेकिन डाइवोर्स के क्या नियम होंगे, सीआरपीसी 125 के क्या नियम होंगे? आयोग आपको पता होगा कि सीआरपीसी 125 ये कहता है कि जो पुरुष है उसको एलिमनी की राशि देनी पड़ेगी अपनी पत्नी को, अगर पति कार्यरत नहीं हो, बच्चा हो चुका हो तो उसके भरण पोषण के लिए, स्त्री के भरण पोषण के लिए, स्त्री की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पुरुष को अपनी आय का एक हिस्सा सीआरपीसी 125 के अंतर्गत देना होगा। इस्लामिक समुदाय ने तो शाहबानो केस में उसको मानने से मना कर दिया था कि हम नहीं मानते सीआरपीसी 125। वही केस था, सीआरपीसी 125 लागू करवाने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद खान केस में। और उस महिला को कहा था कि डाइवोर्स के साथ साथ आपको सीआरपीसी 125 का भी अधिकार मिलेगा, जो कि इस्लाम के जो अनुयायी थे बड़े बड़े संगठन से हमने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार हम तो शरीयत के नियमों के अनुसार करेंगे, और शरीयत का नियम ये कहता है कि इद्दत का जो पीरियड है उसके बाद अलग से राशि देने की आवश्यकता नहीं है। तो सीआरपीसी 125 के नियम अभी स्त्री पुरुष पर लागू होते हैं या उनके नियम अभी तय हुए हैं। समलैंगिकों में किस पे लागू होंगे, किस लाइन पे लागू होंगे, किन परिस्थितियों में लागू होंगे? क्या हमने इनका मूल्यांकन कर लिया है? क्या हमने डिवोर्स के नियमों का मूल्यांकन कर लिया है? मैरिज राइट्स क्या हमने तय कर लिए हैं? ये सब अगर हमने तय नहीं किए हैं तो समलैंगिकों के विवाह को त्वरित अनुमति देना कुछ प्रीमेच्योर डिसीजन होगा, केवल एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इन सब का मूल्यांकन अति आवश्यक है। साथ ही साथ यदि समलैंगिक जो है, समलैंगिक अगर स्टूडेंट संतान उत्पत्ति की तरफ आगे करते हैं, बच्चा गोद लेते हैं, तो बच्चे को गोद लेने के बाद उनकी संपत्ति के जुड़े हुए जो उत्तराधिकार के जो विषय है, उत्तराधिकार मतलब इनहेरिटेंस, जो संपत्ति के उत्तराधिकार के विषय है, क्या हमने उन्हें तय कर लिया है? संपत्ति उत्तराधिकार का विषय वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के चर्चा में बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। जब वो डिबेट वहां नहीं तय हो पाई स्त्री और पुरुष के लिए, तो यहां पर तय कर पाना तो और भी मुश्किल है। तो संपत्ति का उत्तराधिकार, संपत्ति के उत्तराधिकार को हम यही कहते हैं सक्सेशन। संपत्ति के जो उत्तराधिकार है उनके विषय का अगर हमने हल नहीं निकाला तो सबसे पहले हम इन विषयों को भी चर्चा कर लें। और प्रोक्रिएशन, देखिए प्रोक्रिएशन मतलब संतान उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति। डेफिनेटली स्टूडेंट अब जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, मेडिकल साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ चुका है, आज आप सब जानते हैं प्री पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है, तो प्री पेरेंट बेबी के कंसेप्ट के अंतर्गत ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आज जो सेम सेक्स मैरिजेस की बात कर रहे हैं, कल वो डेफिनेटली प्रोक्रिएशन की भी बात करेंगे, प्रोक्रिएशन के संपूर्ण अधिकारों की भी बात करेंगे, जो बच्चे की उत्पत्ति, संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या हमने उन विषय को तय कर दिया है? क्योंकि अभी हम मान के चलते हैं कि ये फिजिकली बायोलॉजिकली मुश्किल होगा, मान के चलते हैं कि ये बायोलॉजिकल मुश्किल होगा कि अगर दो पुरुष या दो स्त्री आपस में विवाह संबंध बनाते हैं तो बायोलॉजिकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव द प्रोक्रिएशन। उनके लिए जैविक रूप से मुश्किल है कि वह प्रोक्रिएशन की तरफ आगे बढ़े। और एक चीज हम ये भी मानना चाहिए कि हर विवाह प्रोक्रिएशन के लिए नहीं है। प्रोक्रिएशन तो केवल और केवल स्त्री और पुरुष की अपनी एक स्टूडेंट एक मूल भावना है जिसके अंतर्गत वो एक संतान उत्पत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग जो वैवाहिक संबंधों में बढ़ते हैं वो केवल और केवल एक जीवन संगनी चाहते हैं या फिर केवल और केवल एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि वो नहीं चाहते कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है। बहुत सारे वृद्ध लोग जो है जो 60 के ऊपर हो चुके हैं वो रीमैरिजेस करते हैं स्टूडेंट, केवल और केवल इसलिए ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से अपने एक लाइफ पार्टनर के साथ अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षण बिता सके। तो हर मैरिज का उद्देश्य, हर विवाह का उद्देश्य प्रोक्रिएशन नहीं है। हर विवाह का लेस्बियन मैरिजेस करती हैं या गे मैरिज बेबी की डिमांड करेंगे या फिर वो एडॉप्शन की डिमांड करेंगे, बच्चा गोद लेने की डिमांड करेंगे। तो क्या हमने उस विषय पर चर्चा कर ली है? अगर हमने उस विषय पर चर्चा कर ली है स्टूडेंट तो डेफिनेटली हम सेम सेक्स मैरिजेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा और वहां पर दोबारा लिखूंगा। और क्योंकि आज जो हम समलैंगिकों की विवाह की मांग को प्रस्तुत कर रहे हैं, कल वह बच्चे को गोद लेने के लिए प्रेरित होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अध्ययन कर लिया है? क्या हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन कर लिए हैं? उनमें भी हमें संशोधन लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है स्टूडेंट, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि एक अकेला पुरुष एक बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। अगर एक अकेला पुरुष एक बच्ची को गोद नहीं ले सकता है और दो समलैंगिक पुरुष अगर विवाह करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या बच्चे को गोद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? हमने इनका मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी। अभी हाल ही में एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर एक संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बेसिकली पॉक्सो अधिनियम को संचालित करती है, आईपीसीएस इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड स्कीम उसको निर्धारित करती है और काफी महत्वपूर्ण संस्था। तो ये तक डिमांड उठ रही है कि एनसीपीसीआर को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाए।
तो यह जो संस्था है स्टूडेंट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, ये बार बार ये कह रही है कि एडॉप्शन जो है, एडॉप्शन के नियमों को जरूर चर्चा में ले लिया जाए सेम सेक्स मैरिजेस को किसी भी प्रकार की अनुमति देने से पहले। क्योंकि स्टूडेंट एक बात याद रखिए, और वो है कंसेप्ट ऑफ मदरहुड, मातृत्व का सिद्धांत। और यहां हम बात पेरेंटहुड की नहीं कर रहे हैं, हम बात पेरेंटहुड की नहीं कर रहे हैं, हम मदरहुड की बात कर रहे हैं, मातृत्व का सिद्धांत। बच्चे जब गोद लिए जाते हैं या बच्चे जब बायोलॉजिकली 9 महीने माता के भ्रूण में पैदा होकर बनते हैं, तो एक मदरहुड का एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलता है। वह इमोशनल बॉन्डिंग सेम सेक्स कपल में शायद नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो पहले मूल्यांकन कर लिया जाए मातृत्व के सिद्धांत को, कि मातृत्व के सिद्धांत को क्या समलैंगिक पुरुष निर्धारित कर सकते हैं या केवल समलैंगिक महिला निर्धारित कर पाएगी। तो इनका अगर एनालिसिस नहीं किया है, इन पर अगर हमने एक उन्मुख परिचर्चा नहीं करी है, तो सब स्टूडेंट इन सब चीजों के बीच में सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउड करना कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं होगी। आप अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो मैं मानता हूं स्टूडेंट इस मामले में बहुत लिबरल हूं कि भारत में संवैधानिक नैतिकता के दायरे बढ़ रहे हैं, तो भाई इनको भी अधिकार दे दिया जाए, इनको भी एक राइट दे दिया जाए समलैंगिकों को। लेकिन समलैंगिकों को अधिकार जब तक अध्ययन नहीं लाया जाता तब तक यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये विषय, ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय है कंसेप्ट ऑफ मदरहुड एडॉप्शन को लेकर। साथ ही साथ सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर जो पर्सनल लॉज है, जो विभिन्न प्रकार के जो पर्सनल लॉ है स्टूडेंट, क्या हमने उनका एक अध्ययन कर लिया है। पर्सनल लॉ जो भारत में एक अपवाद के रूप में देखे जाते हैं, आर्टिकल 25 के दायरे में ही हमने पर्सनल लॉ को अनुमति देकर रखी हुई है। भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, हमने पर्सनल लॉ को मान्यता देकर रखी है। तो ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, ऐसे में शरीयत अधिनियम 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 का, हिंदू मैरिज 1956 का, सॉरी, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वह, और साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल मैरिज एक्ट। इन तमाम प्रकार के विशेष कानूनों का यदि संशोधन करना है तो संशोधन कहां करना है, क्यों करना है, किन परिस्थितियों में करना है, इन सब का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अब जैसे अगर मैं बात करूं स्पेशल मैरिज एक्ट की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शब्द यूज किया जाता है स्पाउस, SPOUSE। स्पाउस का मतलब है या तो स्त्री या पुरुष, भाई हस्बैंड की वाइफ और वाइफ का हस्बैंड। तो कपल्स जो होते हैं उनमें जो लाइफ पार्टनर होता है तो स्पाउस हम कहते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट है, धर्म से बाहर निकलकर अगर आपको दूसरे धर्म की महिला या पुरुष से विवाह करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लिया जाता है। अब ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है स्टूडेंट, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में स्पाउस में मैन और वुमन नहीं है, यहाँ पर केवल मैन और केवल वुमन की बात चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सब पहलुओं पर अगर हमने ध्यान आकर्षित नहीं किया है तो सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउड करना काफी जल्दबाजी वाला एक कदम हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा विषय, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी बहस चली, और सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट जो बहस चली, 10 दिन बहस चली उसमें बहुत भारत के जो प्रसिद्ध लॉयर्स हैं वो रहे, राजू रामचंद्रन रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी रहे हैं, कपिल सिब्बल रहे हैं, और ऑफकोर्स जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनका योगदान रहा, सॉलिसिटर जनरल का योगदान रहा, गौतम भाटिया, मेनका गुरुस्वामी, ये सब तमाम प्रकार के स्टूडेंट आपत्ति रहे हैं, जो कि जिन्होंने किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन सब आपत्तियों को दर्ज कराने से पहले सब अपना अपना इस प्रकार का पक्ष रख रहे थे। जहां मेनका गुरुस्वामी जो कि एक खुद एक समलैंगिक स्त्री है, मेनका गुरुस्वामी, और वो बहुत लंबे समय से समलैंगिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। नवतेज जौहर केस में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल था IPC 377 को डिक्रिमिनलाइज करवाने के लिए। गौतम भाटिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिख चुके हैं, वो पैरवी कर रहे हैं समलैंगिकों के अधिकारों के लिए। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि समलैंगिकों को तुरंत तो मैरिज राइट दे दीजिए, खत्म करिए सारी चीजें। इन सब पहलुओं में सब चर्चा करने के लिए तैयार, और वो खुल के चर्चा करने के लिए तैयार है सरकारी संस्थानों से। लेकिन सरकार का कोई खुल के रवैया, खुल के एक स्टेप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार इस चीज को अच्छे से जानती है कि हम ये सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड कर देंगे तो धार्मिक संस्थान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ी डिबेट चल हो जाएगी पेंशन और प्रोविडेंट फंड के रिफॉर्म्स। पेंशन और प्रोविडेंट फंड, क्योंकि अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पेंशन है दूसरे पार्टनर को मिलती है, 50% पेंशन मिलती है। अगर आज की तारीख में अगर स्त्री विधवा हो जाए, स्टूडेंट पुरुष नौकरी में था, तो ऐसी स्थिति में जो पेंशन है वो मिलती है, और पेंशन 50% दी जाती है। तो कहीं पर अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन केवल, और रिटायरमेंट के पहले अगर मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होता है। तो ऐसी स्थिति में पेंशन किसको मिलेगी, प्रोविडेंट फंड किसको मिलेगा, इन सब क्वेश्चंस को भी हल किया जाना बेहद आवश्यक है। तो स्टूडेंट सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर मेरा दृष्टिकोण, जो कि केवल मेरा ही नहीं अखबार से उत्पन्न एक दृष्टिकोण है, वो ये है कि यह जो विषय है यह अब निषेध विषय नहीं है। पहले तो ये बहुत निषेध विषय था, लेकिन जो नई संवैधानिक नैतिकता के प्रतिमान स्थापित हुए हैं उनके अंतर्गत सेम सेक्स मैरिजेस अब एक निषेध विषय नहीं है। और जब केंद्र में आप चर्चा परिचर्चा में जा रहे हैं, सारे विषय जो मैंने आपके साथ, अगर हम कंक्लूजन की बात करें स्टूडेंट, तो कंक्लूजन मेरा ये है कि देखिए करते चले जाएंगे। तो ये जो शफीन जहां केस था, केरल में एक महिला ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद उसने जिस व्यक्ति से वो विवाह करना चाहती थी उन्होंने विवाह किया, और यह मैटर पहले केरल हाईकोर्ट के समझ किया। केरल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि धर्म बदल के शादी नहीं होनी चाहिए। इतना विवादास्पद निर्णय दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंतर्गत विवाह किए जा सकते हैं। धर्म बदलकर भी अगर व्यक्ति विशेष विवाह करना चाहता है तो कर सकता है। धर्म नहीं बदलना चाहता तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट की सुविधाएं हैं, धर्म बदल के विवाह करने का भी प्रावधान है। और ऐसी स्थिति में शफीन जहां केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर, राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर, अपना जीवन संगिनी चुनने का अधिकार। स्टूडेंट, राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ विवाह करना चाहते हैं तो वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर एक फंडामेंटल राइट है।
और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है तो आप तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर, तो डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति का कोई भी लाइफ पार्टनर हो सकता है, चाहे वो स्त्री का स्त्री से हो, स्त्री का पुरुष से हो। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्टली इशारा किया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि ठीक है, भारत में सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैंने जो पक्ष आपके साथ शेयर किए हैं उनका एक समग्र मूल्यांकन करना बेहद आवश्यक है। एक और विषय स्टूडेंट, जैसे कि नवतेज सिंह जौहर केस समझा जा सकता है। वो जो नवतेज सिंह जौहर केस था उसमें आईपीसी 77 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई होगी, इस वैधानिक कार्रवाई को बंद किया गया है। देखिए आईपीसी 377 में समलैंगिकों पर वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, वो डिक्रिमिनलाइज है, लेकिन बनते हैं तो उनको आईपीसी 377 के अंतर्गत, तो आईपीसी 377 में जो डिक्रिमिनलाइज किया गया उसके अंतर्गत समलैंगिकों को एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की एक अनुमति दी गई। उस अनुमति में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, एक तरीके से सेक्सुअल ओरिएंटेशन का फ्रीडम दिया गया। तो वो जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का फ्रीडम है उससे एक नई डिबेट उभर के सामने आई है स्टूडेंट कि भारत में ट्रांस जेंडर जो समुदाय है, उभयलिंगी जो समुदाय है, उसे आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत ओबीसी का दर्जा दिया जाए। ये जो नवतेज सिंह जौहर केस था इसमें अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत उन्हें एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी माना जाए, बैकवर्ड क्लास माना जाए, अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ओबीसी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ स्टूडेंट अब जो डिबेट चल रही है कि ट्रांसजेंडर जो है उन्हें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का दर्जा दिया जाए, उन्हें स्वयं निर्धारण का दर्जा दिया जाए। स्वयं निर्धारण का मतलब है वो अपने आप को स्त्री, अपने आप को पुरुष के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। यदि थर्ड जेंडर मानना चाहते हैं अपने आप को तो थर्ड जेंडर का अधिकार, यदि मेल या फीमेल के रूप में मानना चाहते हैं तो उस रूप में अधिकार प्रस्तुत हो। अमेरिका में तो बहुत बड़ी डिबेट है स्टूडेंट समय। अभी अमेरिका में हुआ क्या है, मैं आपको एक हालिया कुछ केस बता रहा हूँ वहां पर। और आई होप आप बड़े संवेदनशील स्टूडेंट हैं, मेंस में नॉलेज तो है आप लोगों में, तो आप लोगों की संवेदनशीलता के साथ मेरे इस कथन का जो अभिप्राय है वो समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर अमेरिका में भी एक डाउट है कि ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ से मिसयूज भी हो रहा है। बहुत सारे जो है अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और अगर मेल है तो फीमेल के रूप में अपनी प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहे हैं, फीमेल है तो मेल के रूप में देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मिसयूज देखने को मिल रहे हैं। मिसयूज किस प्रकार के, उदाहरण के तौर पर एग्जांपल दिया गया कि बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर हैं जो पुरुष रहे और अपने आप को स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है। जैसे एक 30-35 साल के एक व्यक्ति का जो एक पुरुष का जो शरीर होना चाहिए वैसा ही शरीर है उसका, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है, और महिलाओं के साथ वो यौन अपराध कर सके, यौन उत्पीड़न कर सके, इसके लिए वो जानबूझ के अपने आप को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। महिलाओं के चेंजिंग रूम में चले जाते हैं, महिलाओं के वॉशरूम में चले जाते हैं, वहां पे जाकर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। रोकने वाली संस्थाएं जब आती हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो ट्रांसजेंडर हैं, और ट्रांसजेंडर में भी हमने अपने आप को फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई कर रखा है कम्युनिटी का या बाकी स्त्री और पुरुषों का। और यह जो विषय है वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर चला जा रहा है, लोग मिसयूज कर रहे हैं सकता है, इसलिए कि ये इन विषयों का भी अध्ययन करने की बेहद आवश्यकता है। 377 का हमने डिक्रिमिनलाइज किया है, लेकिन इस विषय को भी चर्चा में लाना बेहद आवश्यक है। सब सेम सेक्स मैरिज को एक सिविल यूनियन दे दिया जाए। ये सिविल यूनियन क्या होता है, अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सिविल यूनियन का अधिकार है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और सेम सेक्स कपल्स को। सिविल यूनियन क्या होता है समझने की कोशिश करें। सिविल यूनियन का मतलब है स्टूडेंट कि एक दाम्पत्य जीवन में रहने एक दंपत्ति को जो भी अधिकार होंगे वो अधिकार दिए जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर उत्तराधिकार के अधिकार दिए जाएंगे, बच्चा गोद लेने का भी अधिकार दिया जाएगा। लेकिन मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होगी, मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी हम मैरिज रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आपको एक सिविल यूनियन बनाने का मौका मिल रहा है। सिविल यूनियन बनाने का मौका यह है स्टूडेंट कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं वह विवाह कर लें, लेकिन विवाह का रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगा। वो विवाह करने के बाद मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली समाज में अपने आप को कपल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वह एक रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होगी। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन मैरिज का बाद में होगा जब कानून बनेगा। अभी वह अपने जीवन में अपने आप को सेम सेक्स कपल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, एक मैरिड कपल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें एक दर्जा दे दिया जाए। वो तो दर्जा होगा सिविल यूनियन का। तो सिविल यूनियन का मतलब होता है कि अधिकार मिलते हैं। सिविल यूनियन में कुछ स्टूडेंट जो शुरुआती अधिकार मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं, जैसे कि एक मैरिड कपल को होते हैं, फिर वो एक मैरिड कपल के रूप में अपनी प्रस्तुति दे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक कपल जो है लोन ले सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। इस तरीके के अधिकार अमेरिका में दिए जाते हैं सिविल यूनियन के, लेकिन वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होगी, वो रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा शुरुआत में। तो बेसिकली कुछ नहीं स्टूडेंट, सिविल यूनियन एक तरीके से 21वीं शताब्दी का राइट बेस्ड अप्रोच है और एक नए सिरे से लागू की गई एक सिविल लिबर्टीज है, एक नई तरीके की नागरिक स्वतंत्रता है जो कि दिए जाने की आवश्यकता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दी थी 2015 में। तो अमेरिका में सेम सेक्स मैरिजेस जो है स्टूडेंट वो पूर्णतः लागू नहीं है, वहां पे सिविल यूनियन का अधिकार है, तो वो रजिस्ट्रेशन पे, ताकि सोसाइटी में कम से कम भेदभाव ना हो, उनको बोला जाएगा अमेरिका। तो मेरा मानना है कि अभी हम इतने भी मैच्योर नहीं है कि हम सिविल यूनियन को एक्सेप्ट कर लें। पहले जितनी डिबेट मैंने आपके साथ शेयर करी है उनका एक समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। उसके बाद अगर हम चाहें तो सेम सेक्स मैरिजेस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, उस विषय को सामने ला सकते हैं। फिर जस्टिस में पेपर 2 में साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक वही मैं आपके साथ शेयर करूं। एक और सामाजिक संवैधानिक विषय एबॉर्शन राइट्स पर होंगे। महिलाओं के स्टूडेंट गर्भपात के अधिकार एबॉर्शन राइट्स पर होंगे। यह विषय पिछले साल जुलाई 2022 में चर्चा में आया और जुलाई 2022 में अमेरिका में 50 साल पुराने केस को पुनः व्याख्यात किया गया
और जो वर्सेस वेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को हम स्कोटस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यही शब्द का प्रयोग होता है, स्कोटस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टूडेंट, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट थी, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन राइट्स देने से मना कर दिया और इस शब्दावली का प्रयोग किया कि महिलाओं को जो गर्भपात के अधिकार है वो गैर संवैधानिक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं दिए जाने चाहिए, वो नहीं दिए जाने चाहिए। और बेसिकली उन्होंने जो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो नियम है, यानी कि जो कट्टर ईसाई धर्म के जो प्रिंसिपल है उनको केंद्र में लाया। क्योंकि स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म चलता है 10 कमांडमेंट पर। ईसाई धर्म 10 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, 10 कमांडमेंट पे, और उनमें से एक कमांडमेंट होती है, एक जो अनुदेश होता है मानवता के लिए, ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए, दाउ शैल नॉट किल, हम किसी को मारेंगे नहीं, दाउ शैल नॉट किल, क्यों होनी चाहिए, व्हाई वुमेन शुड हैव द प्रॉपर अबॉर्शन राइट्स। पहले तो इस प्रश्न का एक संपूर्ण निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन बेहद आवश्यक है। तो इसके उत्तर भी बहुत स्पष्ट है स्टूडेंट। नंबर 1, पहला स्टेटमेंट, महिलाओं को अबॉर्शन राइट्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि एक बात मत भूलें स्टूडेंट, बच्चे के स्वास्थ्य पर और माता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शारीरिक स्वतंत्रता का, दैहिक स्वतंत्रता का पहला अधिकार महिला का है। और अगर महिला मानसिक शारीरिक रूप से कहीं से भी परिपक्व नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको गर्भपात का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ऑफ अटॉर्नी जजमेंट ने भी इसको प्रस्तुत किया है कि राइट टू प्राइवेसी में संपूर्ण स्त्री और पुरुष को बॉडीली ऑटोनॉमी का अधिकार होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो अजन्मा बच्चा है वो केवल महिला का नहीं है, वो पुरुष का भी है। अगर कपल्स की अगर बात करूं, वो जो अजन्मा बच्चा है वो केवल और केवल महिला का नहीं है, वो पुरुष का भी है। लेकिन पहली परिस्थिति का मूल्यांकन करना अनिवार्य है और पहली परिस्थिति ये कहती है कि महिला विशेष की शारीरिक अवस्था क्या है। अगर उसकी शारीरिक अवस्था संपूर्ण रूप में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं है, उसकी जीवन का संकट उसके ऊपर लटक रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट डेफिनेटली वो जो महिला है वो सबसे पहले अपनी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करे। अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो गर्भपात कराने का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो ये पहला आर्गुमेंट है कि पहली चीज क्या है कि यस डेफिनेटली वुमेन्स का अबॉर्शन का राइट होना चाहिए, क्योंकि बॉडीली ऑटोनॉमी का पहला अधिकार महिला का अपने शरीर पर है। बाद में वो अजन्मे बच्चे के अधिकार के बारे में बात कर सकती है, सबसे पहले उसे अपनी स्वयं की शारीरिक अवस्था का मूल्यांकन करने की जरूरत होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट? दूसरा पॉइंट ये है अगर अनचाही गर्भावस्था हो गई, अगर अनवारंटेड प्रेगनेंसी हो गई, अगर अनचाही गर्भावस्था हो गई स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में भी डेफिनेटली एक महिला को पूर्ण अधिकार होना चाहिए गर्भपात कराने का। अनचाही गर्भावस्था एक कपल के बीच में भी हो सकती है, किसी दुराचार का शिकार अगर कोई महिला है उसमें भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो अनवारंटेड प्रेगनेंसी है जिसके लिए महिला मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो उसको उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके पास पूरा अधिकार होना चाहिए एबॉर्शन का। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को देखते हुए, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को देखते हुए बेहद आवश्यक है कि एबॉर्शन राइट्स होने चाहिए। अब आप देखें कि भारत में ऐसा माना जाता है स्टूडेंट कि अनीमिया जो है, रक्तलापता, वो एक साइलेंट डेथ है, वो एक मौन मृत्यु है, साइलेंट डेथ। और वो जो मौन मृत्यु है, अनीमिया हुआ, माल न्यूट्रिशन हुआ, वो महिलाओं पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा औसतन माना जाता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है NFHS, जो NFHS 5 के आंकड़े सामने आए स्टूडेंट, क्योंकि ये सर्वे के आंकड़े तो लगातार आते रहते हैं, तो NFHS के जो आंकड़े हैं ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो औसत वजन 12 से 15 किलो बढ़ जाना चाहिए, भारतीय महिलाओं में वजन केवल 5 से 8 किलो ही बढ़ता है। वो 12-15 किलो का नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जो भारतीय महिलाएं हैं वो स्टूडेंट पारंपरिक रूप से अपनी माता के शरीर से जो गर्भावस्था वाली जो महिला है उसको विरासत में मिला है कुपोषण, उसको विरासत में मिला है न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारी जो डाइट है स्टूडेंट, भारतीय की जो डाइट है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हम ज्यादा लेते हैं, विटामिन युक्त डाइट और प्रोटीन युक्त डाइट हम ज्यादा नहीं लेते हैं। हम स्टेपल फूड गेहूं और चावल का प्रयोग करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, लेकिन जो प्रोटीन युक्त डाइट होती है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं है। और एक पितृसत्तात्मक पहलू भी है जिसके चलते अनाज जो है वो बाकी परिवार के पुरुष और बच्चों में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो महिला है वह एक संवेदनशीलता के चलते कम कंजम्पशन करती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई पुराने दशकों की बात कर रहा हूं क्योंकि बन के तैयार हुआ है। तो इसके चलते स्टूडेंट भारत में अनीमिया, रक्तलापता एक ऐसा विषय है जो कि विरासत में एक महिला के शरीर से बच्चे को मिलता है। जब रक्तलापता बच्चे के शरीर में होती है तो डेफिनेटली उसकी जो मानसिक बुद्धि है, जो IQ है, वो भी कम डेवलप होता है और कई प्रकार के रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो भी घट जाती है। और अनीमिया जो है वो विरासत में मिलता है। 17, 18, 19 वर्ष की आयु में अगर विवाह हो जाता है लड़की का, तो ऐसी स्थिति में उसका अगर शरीर तैयार नहीं है प्रेगनेंसी को झेलने का, तो प्रजनन स्वास्थ्य के विषय खड़े हो जाते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य के विषय खड़े हो जाते हैं। शुरुआत के 3 महीने में, पहले ट्राइमेस्टर में ही बहुत प्रॉब्लम आने लगती है और ऐसा लगता है कि अबॉर्शन कराना ही अति अनिवार्य है, अदरवाइज मदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बच्चा तो दूर की बात है। तो इसलिए स्टूडेंट प्रजनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स को बिल्कुल चर्चा में लाना चाहिए। और ये केवल और केवल भारत के लिए नहीं, ये सार्वभौमिक विषय है, ये सार्वभौमिकता से जुड़े हुए विषय है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, और मैंने भी आपको अनीमिया वाला एग्जांपल भी दिया, साथ ही साथ मैटरनल सर्वाइवल को देखते हुए, मात्र उत्तरजीविता को देखते हुए, जो मात्र उत्तरजीविता के विषय है, मैटरनल सर्वाइवल के विषय है, उनको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट डेफिनेटली जो एबॉर्शन राइट्स है वो वुमेन को दिए जाने चाहिए। जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं एक जमाने में स्टूडेंट, भारत में जो मैटरनल मॉर्टालिटी रेट है
एमएमआर जो है वो काफी बड़ा हुआ था, अब हम धीरे धीरे उसे नियंत्रित कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा रोल जो है जननी सुरक्षा योजनाओं का है, पोषण कार्यक्रमों का है, अवेयरनेस का है, इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना जो थी उसका है। धीरे धीरे करके ये तमाम प्रकार की योजनाएं जो है वह आईसीडीएस के माध्यम से संचालित हो रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रही है। तो उसके चलते चेंजेस जरूर आएगा, अगर भारत की बात करूं तो। लेकिन फिर भी मैटरनल सर्वाइवल एक बड़ा विषय है, और स्टूडेंट क्योंकि मैटरनल सर्वाइवल एक बड़ा विषय है तो उसे देखते हुए एबॉर्शन राइट्स वुमेन्स को जरूर दिए जाने चाहिए। एक और विषय, एक और पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये 4 बिंदुओं के साथ साथ एक विषय आप और लिख सकते हैं क्योंकि एक जरूरी विषय माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं कि एबॉर्शन राइट्स क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्यों दिए जाने चाहिए, वाई, क्यों दिए जाने चाहिए महिलाओं को एबॉर्शन राइट्स, इसकी मैं उन्मुक्त चर्चा कर रहा हूं। तो क्यों वाले शब्द में एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो है 1994 में किया गया कायरो डिक्लेरेशन, जो कायरो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टूडेंट पॉपुलेशन को लेकर, उसमें कायरो डिक्लेरेशन निर्धारित किया गया था। कायरो डिक्लेरेशन में यह कहा गया था कि अनसेफ अबॉर्शन से बचा जाए, अनसेफ अबॉर्शन से बचा जाए। अनसेफ अबॉर्शन मतलब वह अबॉर्शन जो कि पूरी तरीके से गैर सुरक्षित है। आप जरा थोड़ा समझिए इस चीज को। महिलाओं की अनचाही प्रेगनेंसीज होती है, दुराचार की शिकार भी होने के बाद प्रेगनेंसी कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अगर एबॉर्शन के प्रॉपर राइट नहीं होंगे तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि एबॉर्शन की फैसिलिटीज अवेलेबल है क्लिनिक्स में, भले को ना बताएं, तो वहां पर जाके अनसेफ अबॉर्शन होने लगेंगे स्टूडेंट। अनसेफ अबॉर्शन का मतलब क्या है कि बिना किसी जो प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो प्रशिक्षित है मेडिकल साइंस का, उसकी बिना देखरेख में एबॉर्शन होने लगेंगे। और इसमें ज्यादा खतरा है, जान का भी, बच्चे की जान को तो है क्योंकि वो फिर विषय बनेगा क्योंकि एबॉर्शन हो रहा है, और साथ ही साथ डेफिनेटली मां की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट अनसेफ अबॉर्शन से बचना है। अनसेफ अबॉर्शन का मतलब है कि सेफ अबॉर्शन। ये है